मेरी निगाहों ने कैसा ये ख्वाब देखा है, जमी पर चलता हुआ माहताब देखा है। मित्रों, माहताब जो है उर्दू शब्दावली है और माहताब का अर्थ होता है चंद्रमा। और आपने आफताब नामक शब्द भी सुना होगा, ये भी उर्दू शब्दावली है और आफताब का अर्थ होता है मित्रों सूर्य। तो माहताब का अर्थ हुआ चंद्रमा और आफताब का मतलब हुआ सूर्य। मैंने मित्रों कल चर्चा की थी कि ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं में सबसे ज़्यादा कल्पना का विषय, तुलना का विषय, उपमा का विषय चंद्रमा को बनाया गया है। जबकि वास्तविकता ये है मित्रों कि चंद्रमा पर किसी भी प्रकार का कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ पर वर्षों पूर्व कई सारे उल्कापात हुए हैं, जिसके कारण वहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिनको हम लोग क्रेटर कहते हैं। उस क्रेटर में, उस गड्ढे में प्रकाश नहीं जा पाता है, जिसके कारण धरती से वह स्थान जो है काला या धब्बे के समान दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं चंद्रमा पर धब्बा है। तो वास्तविकता में वहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। और मित्रों, चंद्रमा पर किसी प्रकार का कोई भी वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ का दैनिक तापांतर भी बहुत ज़्यादा होता है। मित्रों, वहाँ दिन का तापमान जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और रात का तापमान -180 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इस तरह से लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड का तापांतर वहाँ पर बना रहता है और वहाँ पर जीवन की संभावना बिल्कुल नहीं है। कल्पना में, उपमा में, या आप कह सकते हैं कि सौंदर्य के रूप में भले ही भावनात्मक रूप से चंद्रमा को महत्व दिया जाता हो, लेकिन वास्तविकता ये है वो ग्रह, चंद्रमा उपग्रह रहने लायक नहीं है और सौंदर्य जैसी भी कोई चीज़ वहाँ पर नहीं है। यह है वो पृथ्वी से सबसे नज़दीक है, 3,84,000 किलोमीटर है। इसीलिए पृथ्वी से देखने पर वह सबसे बड़े पिंड के रूप में आकाश में दिखाई पड़ता है और अच्छा भी लगता है। लेकिन चंद्रमा की वास्तविकता से आपको मैंने परिचित कराया। मित्रों, जो चंद्रमा है इसके बारे में हम लोगों ने कल इसके कलाओं के बारे में चर्चा की थी, तो आज उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं चंद्रमा की कलाओं के बारे में। चंद्रमा की कलाओं को हम लोग फेजेस ऑफ मून कहते हैं। कल मैंने आपको रामधारी सिंह दिनकर की एक प्रसिद्ध चर्चित कविता भी सुनाई थी कि हट कर बैठा चाँद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिगोला, सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। मित्रों, इस प्रसिद्ध कविता में मतलब ये दिखाया गया है कि चाँद जो है यात्रा करता है तो उसको ठंडी लगती है, माँ से वो ऊन का एक जो है स्वेटर मांगता है। तो उसकी माँ ये कहती है कि आप रोज़ घटते बढ़ते रहते हैं, तो मैं कहाँ से आपके लिए ऊन का स्वेटर बनवाऊँ। तो ये रही कविता की बात। तो चंद्रमा का घटना बढ़ना ही चंद्रमा की कला कहा जाता है, फेजेस ऑफ मून कहा जाता है मित्रों। तो हल्ला मत करिए प्लीज कागज से। तो होता क्या है मित्रों कि ये जैसे सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस पोजीशन को हम लोग सिजवी कहते हैं। इसको हम सिजवी कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी या सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा जब एक सीध में होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं, तो इसको हम लोग सिजवी कहते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी पूरी तरह से मतलब इस तरह से नहीं है, वो 5 डिग्री ऊपर नीचे है। तो मित्रों, जब ये पोजीशन होता है तो सूर्य का प्रकाश जैसे चंद्रमा पर पड़ेगा और चंद्रमा के पिछले हिस्से पर पड़ेगा, पिछले भाग में पड़ेगा। और चंद्रमा का, पृथ्वी से चंद्रमा का अगला भाग ये होगा, तो पृथ्वी से चंद्रमा का अगला भाग पर मतलब सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, तो इस स्थान पर डार्क होगा, अंधेरा होगा। इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा का ये भाग नहीं दिखता है और ये पिछला भाग प्रकाशित है, जो कि हमको दिख नहीं पाएगा। और अगले भाग में तो प्रकाश आ नहीं रहा है और जब तक कोई वस्तु प्रकाशित नहीं होगी तब तक हम उसको देख नहीं पाएंगे। तो ये चंद्रमा का ये वाला हिस्सा नहीं दिखता है और ये पीछे वाला हिस्सा इस स्थिति में चमकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं न्यू मून या अमावस्या कहते हैं। और अमावस्या के दिन हमको चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है। जब यही चंद्रमा यहाँ पर घूमते घूमते आ जाता है तो सूर्य की किरण इस पर तिरछी पड़ती है और ये पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई देने लगता है। ये थोड़े ही मतलब छोटे रूप में दिखता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रिसेंट मून। इसके बाद मित्रों मैंने बताया था कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों 90 अंश का कोण बनाते हैं तो उस समय हाफ मून की स्थिति होती है, मतलब आधा चंद्रमा हमको दिखने लगता है मित्रों।
इसके बाद जब ये यहाँ आ जाता है तो थोड़ा सा और बड़ा दिखने लगता है, इसको हम लोग गिब्बस मून कहते हैं। और जब यहाँ पे आता है तो ये पृथ्वी, चूंकि देखिए मैंने कहा था आपके मन में ये शंका उत्पन्न हो सकती है कि सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीध में हो गए और सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो पृथ्वी अवरोधक का काम कर रही है, तो चंद्रमा पर प्रकाश कैसे पड़ेगा। तो मित्रों उसका कारण ये है कि 5 डिग्री वो लोग ऊपर नीचे हैं, उसी 5 डिग्री में से होकर के ये प्रकाश चंद्रमा पर जाएगा और इस स्थिति में चंद्रमा हमको सबसे बड़ा जो है दिखाई देता है और इसको हम लोग फुल मून कहते हैं। इस अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक 14 दिन समय लगता है, फिर पुनः यही स्थिति चालू हो जाती है। 14 दिन तक पुनः चंद्रमा अपने स्थान पर पहुंच जाता है। तो 14 दिन का शुक्ल पक्ष होता है, 14 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में अमावस्या से स्टार्ट होता है, पूर्णिमा को खत्म होता है। कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा से स्टार्ट होता है मित्रों, अमावस्या को खत्म हो जाता है। ये तो रहा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की बात। और मित्रों आगे हम चंद्रमा के बारे में जो चीज़ें शेष रह गई थी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मित्रों। तो देखते हैं आगे चंद्रमा के बारे में और क्या क्या पढ़ने लायक है। मित्रों चंद्रमा को जो है पृथ्वी का जीवाश्म भी कहा जाता है। जीवाश्म, आप जीवाश्म शब्द से परिचित होंगे। फॉसिल मतलब जीवाश्म। चंद्रमा को पृथ्वी का जीवाश्म भी कहा जाता है। आप लोगों ने ये बार सुनी होगी, लेकिन चंद्रमा को पृथ्वी का जीवाश्म क्यों कहा जाता है, क्या आपने इस बात का कारण जानने का प्रयास किया मित्रों? तो मित्रों चंद्रमा को पृथ्वी का जीवाश्म क्यों कहा जाता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। चंद्रमा को या यूं कह सकते हैं कि जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। यद्यप है तो वह उपग्रह, लेकिन चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह क्यों कहा जाता है? देखिए मित्रों जीवाश्म होता क्या है। जीवाश्म जैसे होता है पृथ्वी पर कोई चीज़ मर गया और सैकड़ों वर्षों तक वो दबा वहीं है, मतलब कई हजार वर्षों से वो वहीं पड़ा हुआ है, तो कहते हैं किसी चीज़ का जीवाश्म मिला। जैसे डायनासोर का कभी कभी जीवाश्म मिलता है, या किसी और चीज़ों का टूटी फूटी पुरानी चीज़ों का मतलब जीवाश्म मिलता है। तो जीवाश्म मतलब पुरानी चीज़ें हुई। तो चंद्रमा को जीवाश्म क्यों कहा जाता है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। मित्रों आप लोग जानते हैं कि चंद्रमा पर किसी भी प्रकार का कोई भी वायुमंडल नहीं है। वहाँ न तो हवा है मित्रों, न तो वहाँ पर पानी है। चंद्रमा पर ज्वालामुखी सक्रिय थे, जो कि लाखों वर्षों पूर्व सक्रिय थे। वर्तमान समय में चंद्रमा पर किसी भी प्रकार का कोई भी ज्वालामुखी सक्रिय नहीं है। जो भी वहाँ पर ज्वालामुखी है वो सुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं। तो इस तरह से मित्रों चंद्रमा पर न तो हवा है, न पानी है, न ज्वालामुखी है। तो चंद्रमा पर अपक्षय और अपर्दन की क्रिया नहीं होती है मित्रों। अपक्षय मतलब टूट फूट, अपर्दन मतलब किसी चीज़ में घिसावट इत्यादि होना। जैसे पृथ्वी पर धूल उड़ता है, आंधी आती है, बारिश होती है, तो इससे हमारे धरातल पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। लेकिन चंद्रमा पर तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो चंद्रमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं, जिस अवस्था में हैं, वो लाखों वर्षों तक उसी अवस्था में बनी रहेंगी, वो चीज़ें खराब नहीं होंगी। इसीलिए कहा जाता है चंद्रमा एक जीवाश्म ग्रह है, एक जीवाश्म ग्रह या पृथ्वी का जीवाश्म है। जैसे मित्रों उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे हम लोग जो है पृथ्वी से नासा द्वारा 21 अगस्त 1969 को अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था, जिनमें जो है नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एंडलिन नामक 2 व्यक्ति चंद्रमा पर उतरे थे। तो नील आर्मस्ट्रांग पहले वहाँ उतरा था, पहले वहाँ पैर रखा। जब मित्रों वो चंद्रमा पर पैर रखा तो उसके पैर का जो छाप था, उसके पैर का जो चिन्ह था, वो आज तक चंद्रमा पर बना हुआ है, वो मिटा हुआ नहीं है। मित्रों बताइए अगर हम धरती पर किसी मतलब जमीन पर पैर रखें तो वो कितनी देर तक टिका रहेगा? 1 घंटे तक टिका रहेगा। बारिश होगी, हवा चलेगा, वो तुरंत मिट जाएगा। लेकिन बताइए आज 50-55 साल हो गए, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग के पैरों के निशान अभी तक ज्यों के त्यों वैसे ही बने हुए हैं।
उसका कारण ये है कि वहाँ पर न तो हवा है न तो पानी है, इसलिए जो वस्तुएं जिस अवस्था में हैं वो लाखों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक वैसी ही बनी रहेंगी। इसीलिए हम लोग चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के रूप में भी जानते हैं। तो ये रहा मित्रों चंद्रमा को जीवाश्म क्यों कहा जाता है, इसका कारण। और मित्रों जो है मैंने अभी आपको बताया कि चंद्रमा पर अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। उससे पहले भी वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर एक जीव को भेजने का प्रयास किया था और वो जीव गया भी था। उस जीव का नाम आप जान लीजिए, वो जीव था कुत्ता। चंद्रमा पर भेजा जाने वाला प्रथम जानवर या प्रथम जंतु आप कह सकते हैं वो कुत्ता था और उसका नाम था लाइका। उसका नाम लाइका था मित्रों। अब मित्रों जो चंद्रमा है वहाँ पर एक बहुत बड़ा मैदान है और उस मैदान को हम लोग मित्रों कहते हैं, उस मैदान को हम लोग मारिया कहते हैं। उस मैदान को हम लोग मित्रों मारिया कहते हैं। और जान लेते हैं चंद्रमा के बारे में और सारी चीज़ें जान लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण नहीं पढ़ाया है, आज हम लोग चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की भी चर्चा कर लेंगे। थोड़ा सा ये मिटाने में दिक्कत हो रहा है। मित्रों जब जो है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो 28 दिन में वो पूरा चक्कर पूरा कर लेता है। जैसे शुरू से लेकर अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक 14 दिन लगते हैं और पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक फिर 14 दिन लगते हैं। तो 14 14 28 हुआ। मान लीजिए मित्रों किसी महीने में 1 तारीख को आपका पूर्णिमा पड़ा, जैसे 1 तारीख को पूर्णिमा पड़ा तो फिर वो अगले 14 तारीख को अमावस्या आ जाएगी। फिर अगले 14 दिन बाद मतलब 28 तारीख को पुनः पूर्णिमा आ जाएगी। तो जब एक महीने में 2 बार पूर्णिमा पड़ता है तो पहले वाले को तो हम पूर्णिमा ही कहते हैं, लेकिन जो दूसरी पूर्णिमा पड़ती है उसको हम लोग जो है ब्लू मून कहते हैं। मित्रों जब एक महीने में 2 बार पूर्णिमा पड़ जाता है एक महीने के अंदर, तो दूसरी पूर्णिमा को हम लोग ब्लू मून कहते हैं। तो ये बात उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको समझ आ गई होगी। और आज हम लोग फिर मतलब थोड़ा सा बाकी रह गया था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। तो आज हम लोग आइए देखते हैं कैसे सूर्य ग्रहण लगता है और कैसे चंद्र ग्रहण लगता है। तो मित्रों होता क्या है कि जब आपका सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो तब जो है आपका सूर्य ग्रहण लगता है। मित्रों मैंने आपको बताया था कि हमेशा ऐसा मतलब सूर्य ग्रहण नहीं लगता है, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तो महीने में 1 या 2 बार तो आमने सामने मतलब एक सीधी रेखा में आते ही हैं। और जब ये सीधी रेखा में आते हैं तो इसको कहा जाता है सिजवी। लेकिन हर सिजवी को हर बार इनके सीधी रेखा में आने पर सूर्य ग्रहण नहीं लगता है। ऐसा क्यों मित्रों? क्योंकि जो है हमारी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच 5 डिग्री का अंतर है। 5 डिग्री वो ऊपर नीचे हैं। तो मान लिया अगर चंद्रमा पृथ्वी के बीच में आ भी गई है तो 5 डिग्री जो अंतर होने के कारण, इनके कक्षा में 5 डिग्री अंतर होने के कारण उसी 5 डिग्री से हो करके जो है प्रकाश जो है पृथ्वी पर जाएगा और प्रकाश जो है चंद्रमा पर भी पड़ेगा। तो मतलब हर सिजवी को जो है सूर्य ग्रहण नहीं होता है मित्रों। लेकिन जब वही 5 डिग्री का अंतर खत्म हो जाता है तब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी पूरी तरह से एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। और ऐसी स्थिति में मित्रों चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा के कारण चंद्रमा रास्ते में पड़ता है तो सूर्य जो है दिखाई नहीं पड़ता है। मित्रों चंद्रमा पृथ्वी से बहुत नज़दीक है, सिर्फ 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर देखिए हम अपने आंख के पास कोई वस्तु ऐसे लगा दें तो हमको सामने जो आदमी खड़ा है या सामने जो भी चीज़ है वो हमको दिखाई नहीं पड़ेगी। तो पृथ्वी के एकदम आंख के समीप चंद्रमा आ जाता है और जब वो 5 डिग्री का अंतर खत्म हो जाता है तब जो है ये सूर्य ग्रहण मित्रों लगता है। सूर्य ग्रहण के समय जो चंद्रमा होता है वो सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है और सूर्य से प्रकाश धरती पर नहीं आने पाता है। और थोड़ा बहुत जो प्रकाश आता है उसका तापमान बहुत ही ज़्यादा रहता है और जो थोड़ा बहुत प्रकाश आता है चंद्रमा के बाहर से होकर के आता है और उसका तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है, लाखों डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। और उस प्रकाश में जो है पराबैंगनी किरणों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए सूर्य ग्रहण को
हमें कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। उसको पानी के सहारे से या एक्सरे पेपर के सहारे से या कुछ चश्मे इस प्रकार के आते हैं जिनको वहन करके आप सूर्य ग्रहण को आसानी से देख सकते हैं, उसकी सहायता से देखना चाहिए। मित्रों, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के चारों तरफ जो रिंग या वलय बनता है, इस तरह का जो रिंग या वलय बनता है, इसको हम लोग हीरक वलय कहते हैं या डायमंड रिंग कहते हैं। डायमंड रिंग या हीरक वलय कहते हैं। डायमंड रिंग या हीरक वलय कहते हैं। और मित्रों, आप इसको जानते हैं, इसको कोरोना किरीट या मुकुट भी कहा जाता है। इसको हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था। ये तो रहा मित्रों सूर्य ग्रहण। अब देखिए चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, चंद्र ग्रहण तब लगता है जब हमारा सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं। और ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि इनके एक सीध में आ जाने से चंद्र ग्रहण लगे ही, क्योंकि मैंने बताया था सिजवी की पोजीशन महीने में 2 बार होती है। महीने में हर 2 बार होती है और हर सिजवी को जो है चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं लगता है। मित्रों, सिजवी क्या है? जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो इसको सिजवी कहते हैं। और चूंकि पृथ्वी और चंद्रमा के कक्षा के बीच 5 डिग्री ऊपर नीचे ये लोग बने रहते हैं, इसलिए हर बार इस पोजीशन में चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। लेकिन जब वही 5 डिग्री का अंतर खत्म हो जाता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। मित्रों, जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाएंगे और इनके बीच जो 5 डिग्री का अंतर है वो भी खत्म हो जाएगा, तब इस स्थिति में चंद्र ग्रहण लगेगा। क्यों मित्रों ऐसा होता है? जब ये पूरी तरह से एक सीधी रेखा में आ जाएंगे तो सूर्य से आने वाला प्रकाश जो चंद्रमा पर पड़ेगा वो पृथ्वी के कारण चंद्रमा पर नहीं पड़ पाएगा। और चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है। जब इसके पास खुद का प्रकाश नहीं है तो पृथ्वी के लोग इसको नहीं देख पाएंगे, और जब नहीं देख पाएंगे तो उसी सिचुएशन को हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। और मित्रों, चंद्र ग्रहण होने के लिए अनिवार्य क्या है कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक सीध में हों और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो 5 डिग्री का कोण बनता है वो खत्म हो जाना चाहिए, वो नहीं बनना चाहिए। नहीं तो हर पूर्णिमा को ऐसा होता है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं, तो क्या मतलब हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है? नहीं लगता है। लेकिन मित्रों, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही लगता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही लगता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही सिजवी की पोजीशन बनती है। और जिस पूर्णिमा को ये 5 डिग्री का अंतर खत्म हो जाता है उसी पूर्णिमा को ये हम चंद्र ग्रहण लगता है। तो मित्रों, ये रहा जो है आपका चंद्र ग्रहण। और मित्रों, चंद्र ग्रहण जब लगता है तो उस समय चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है, पूर्णिमा का दिन रहता है, लेकिन सूर्य से होकर के कुछ प्रकाश चंद्रमा पर आता है। सूर्य से होकर के कुछ प्रकाश चंद्रमा पर आता है, इसीलिए चंद्रमा हल्का हल्का लाल रंग का दिखता है। मतलब चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा हल्का हल्का लाल रंग का दिखता है, इसीलिए उस दिन चंद्रमा को हम लोग रेड मून कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? रेड। चंद्रमा को हम लोग रेड मून कहते हैं। तो ब्लू मून भी हम बता दिया आपको और रेड मून भी आपको मैंने बता दिया। देखिए मित्रों, जैसे ये चंद्रमा तो मतलब ये सूर्य ग्रहण हो गया और चंद्र ग्रहण हो गया, तो जब चंद्रमा बीच में आ जाती है तो मतलब सूर्य ग्रहण लगता है और वो 5 डिग्री का अंतर भी खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन एक प्रश्न आपके मन में ये आ सकता है कि जिस तरह से पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि जैसे बुध और शुक्र ग्रह पृथ्वी के पहले पड़ते हैं। मैंने बताया था कि पहले सूर्य पड़ता है, सूर्य के बाद की कक्षा में जो है कौन चक्कर लगा रहा है बताइए आप लोग। जैसे ये आपका सूर्य हो गया, आपका ये सूर्य हो गया, सूर्य के बाद कौन चक्कर लगा रहा है? बुध। और बुध के बाद कौन चक्कर लगा रहा है? शुक्र लगा रहा है। और शुक्र के बाद कौन चक्कर लगा रहा है? ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है। और पृथ्वी का ही उपग्रह है चंद्रमा। तो कभी कभी चंद्रमा जो बीच में आ जाता है तो आपको जो है ये सूर्य ग्रहण लगता है। लेकिन ऐसा भी तो होता होगा कि इस पृथ्वी और सूर्य के बीच में कभी बुध आ जाए और कभी शुक्र आ जाए।
तो उस स्थिति में भी तो सूर्य ग्रहण लगना चाहिए मित्रों, बिल्कुल लगना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि चंद्रमा क्या है कि पृथ्वी से एकदम नज़दीक है। जैसे हमारे आँख के नज़दीक कोई वस्तु हो तो सामने खड़ा व्यक्ति हमको दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो बुध और शुक्र हैं ये पृथ्वी से या धरती से काफ़ी दूरी पर है। जैसे हम ये पेन अपने से दूर कर दें और सामने कोई खड़ा व्यक्ति हो तो व्यक्ति हमको दिखाई पड़ेगा, लेकिन जिस हिस्से तक ये पेन उस व्यक्ति को ढकेगा उस हिस्से तक वो व्यक्ति का वो हिस्सा हमको दिखाई नहीं पड़ता है। तो बुध और शुक्र भी सूर्य को ढकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं ढक पाते हैं। तो जब कभी पृथ्वी के बीच में बुध या शुक्र आ जाता है तब सूर्य पर जो है हल्का सा धब्बा बन जाता है, काला स्पॉट बन जाता है, ब्लैक स्पॉट बन जाता है। तो इस घटना को हम लोग पारागमन या ट्रांजिट कहते हैं मित्रों। इस घटना को हम लोग पारागमन या ट्रांजिट कहते हैं मित्रों। तो ये रही चंद्रमा के बारे में शेष बातें जो कि आज पूरी हो चुकी हैं मित्रों। मैंने एस्ट्रोनॉमी का, खगोल विज्ञान का लगभग जितने भी टॉपिक थे मैंने सब अपने 14 वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है मित्रों। और मैंने जितनी भी बातें बताई हैं किसी भी परीक्षा में, चाहे आईएएस की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आपका किसी भी स्टेट लेवल की परीक्षा हो या कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो मित्रों, मैं पूरे विश्वास के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन सारे टॉपिकों में से ही प्रश्न आएगा। उन 14 वीडियो के इतर कोई भी प्रश्न आपको किसी भी परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा। आपने अगर पूरी तरह से बढ़िया से मेरा ये वीडियो देखा है तो आप लोग मित्रों मेंस भी आराम से लिख सकते हैं। मैंने सारा टॉपिक कवर करने का प्रयास किया है मित्रों। आज मेरा एस्ट्रोनॉमी पूरा हो चुका है इन 14 वीडियो में। अगली कक्षा में हम मिलेंगे किसी और नए विषय के साथ मित्रों। तब तक के लिए नमस्कार।